सोचो एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, जहाँ रात और दिन का फर्क सिर्फ क्लॉक में होता है, जिंदगी में नहीं। जहाँ स्काई स्क्रेपर्स के बीच से ग्लोबल फाइनेंस फ्लो होता है और जहाँ हर मिनट दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते जाते रहते हैं। ये है हांगकांग, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ग्लोबल गेटवे है, ईस्ट और वेस्ट के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज। और इसी शहर से उठी एक एयरलाइन जो सिर्फ फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती बल्कि कॉन्टिनेंट्स, कल्चर और लोगों को कनेक्ट करती है, कैथे पैसिफिक। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे कैथे पैसिफिक एयरलाइन की। ये एयरलाइन की कहानी एक नॉर्मल बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक ड्रीम की जो दो लोगों ने देखा, एक स्ट्रगल की जिसमें रिस्क भी था और अनसर्टेनिटी भी, एक डाउनफॉल की जहां सब कुछ टूटने के एज पर आ गया था और एक कमबैक की जहां से सब कुछ दोबारा खड़ा हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एयरलाइन किसी बिलियनरी की नहीं बल्कि दो एक्स पायलट्स ने मिलकर शुरू की थी। 1946 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी खत्म हुआ था और दुनिया एक नए फेज में एंटर कर रही थी। वॉर ने सब कुछ चेंज कर दिया था, इकोनॉमीज, बॉर्डर्स, इंडस्ट्रीज और लोगों का माइंडसेट भी। एविएशन इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं थी। वॉर के दौरान एविएशन का यूज़ मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए होता था, लेकिन वॉर के बाद कमर्शियल एविएशन का एरा स्टार्ट हो रहा था। इसी टाइम पर दो लोग, रॉय फेरल और सिडनी दे कैंटजो, जो खुद पायलट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एशिया में एक एयरलाइन शुरू करेंगे। ये डिसीजन रिस्की था क्योंकि उस वक्त एशिया में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं था और हांगकांग भी अभी एक इमर्जिंग हब था। लेकिन इन दोनों के पास एक विजन था, एशिया को दुनिया से कनेक्ट करना और एविएशन के थ्रू एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करना। उन दोनों ने एक सिंगल एयरक्राफ्ट के साथ कैथे पैसिफिक की शुरुआत की। नाम भी काफ़ी थॉटफुल चूज़ किया गया था। कैथे एक एंशिएंट टर्म है जो चाइना के लिए यूज़ होता था और पैसिफिक उनका ड्रीम को रिप्रेजेंट करता था, एक ऐसा नेटवर्क जो पैसिफिक ओशियन के अक्रॉस लोगों को कनेक्ट करे। शुरू के दिन आसान नहीं थे, फ्लाइट्स लिमिटेड थी, रिसोर्सेज कम थे और हर एक डिसीजन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता था। लेकिन फाउंडर्स का एक बिलीफ क्लियर था, अगर विजन स्ट्रांग है तो ग्रोथ इवेंचुअली आएगी। इनिशियल फेज में कैथे पैसिफिक कार्गो और पैसेंजर दोनों सर्विसेज ऑपरेट करती थी। उस टाइम एशिया में ट्रेड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था और हांगकांग एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट बन रहा था। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कैथे पैसिफिक को मिला। धीरे धीरे एयरलाइन ने अपने रूट्स एक्सपैंड करना शुरू कर दिए और एशिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करनी शुरू की। ये एक्सपेंशन फास्ट नहीं था लेकिन स्टेडी था। हर नया रूट एक कैलकुलेटेड रिस्क होता था और हर सक्सेस एयरलाइन को एक स्टेप आगे ले जाता था। 1950s और 60s के दौरान कैथे पैसिफिक ने अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी शुरू की। हांगकांग का डेवलपमेंट भी इसमें एक मेजर फैक्टर था। जैसे जैसे हांगकांग ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का हब बनता गया, कैथे पैसिफिक भी उसके साथ ग्रो करती गई। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, सिटी ग्रो कर रहा था, एयरलाइन ग्रो कर रही थी और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। इस फेज में एयरलाइन ने अपनी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया और ग्रेजुअली मॉडर्न एयरक्राफ्ट अडॉप्ट करना स्टार्ट किए। 1970s और 80s में कैथे पैसिफिक ने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा। एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल हो रही थी और एयरलाइन के बीच कंपटीशन बढ़ रहा था। कैथे पैसिफिक ने यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, प्रीमियम पोजिशनिंग। इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग ऑन प्राइस, एयरलाइन ने सर्विस क्वालिटी पर फोकस किया। कैबिन एक्सपीरियंस को रिफाइन किया गया, क्रू ट्रेनिंग इंप्रूव की गई और पैसेंजर कंफर्ट पर स्पेशल अटेंशन दिया गया। ये अप्रोच उन्हें एक प्रीमियम एयरलाइन के रूप में इस्टेब्लिश करता गया। ये वो टाइम था जब कैथे पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन में एक रिस्पेक्टेड नाम बन चुकी थी। 1990s में एयरलाइन ने अपने नेटवर्क को और एक्सपैंड किया और लॉन्ग हॉल रूट्स पर फोकस बढ़ाया। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फ्लाइट्स इंक्रीज हुई, जिससे कैथे पैसिफिक एक ग्लोबल एयरलाइन बनने लगी। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी इसमें एक टर्निंग पॉइंट था। ये एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना था और कैथे पैसिफिक के ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। इस हब के थ्रू एयरलाइन ने अपनी कनेक्टिविटी और एफिशिएंट बना लिया। कैथे पैसिफिक की एक खास बात है उसका सर्विस फिलॉसफी। ये एयरलाइन फ्लैशी लग्जरी पर फोकस नहीं करती बल्कि रिफाइंड और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस पर बिलीव करती है। कैबिन क्रू का बिहेवियर काम, कंपोज्ड और हाई
हाईली प्रोफेशनल होता है। हर इंटरेक्शन में एक सबल एलिगेंस होता है जो पैसेंजर को फील होता है। इन फ्लाइट फूड भी केयरफुली क्रिएटेड होता है जिसमें एशियन और इंटरनेशनल क्यूजीन्स का ब्लेंड होता है। ये डिटेल छोटी लग सकती हैं लेकिन यही चीज़ें एक एयरलाइन को प्रीमियम बनाती हैं। फ्लीट के पर्सपेक्टिव से कैथे पैसिफिक ने हमेशा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पर फोकस किया है। बोइंग 777 उनका बैकबोन रहा है और लॉन्ग हॉल रूट्स के लिए, जबकि एयरबस A350 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट ने एफिशिएंसी और कंफर्ट दोनों इंप्रूव किए हैं। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आइडियल होते हैं और पैसेंजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाते हैं। एयरलाइन कॉन्टिन्यूसली अपने फ्लीट को अपग्रेड करती रहती है ताकि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी दोनों में बैलेंस मेंटेन हो। लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कैथे पैसिफिक के लिए एक बड़ा झटका था। डिमांड सडनली गिर गई और एयरलाइन को फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ा। ये एक ऐसा फेज था जहां सर्वाइवल एक रियल कंसर्न बन गया था, लेकिन एयरलाइन ने इस सिचुएशन को हैंडल किया और धीरे धीरे रिकवर किया। ये उनका पहला मेजर टेस्ट था जहां उन्होंने प्रूव किया कि वो टफ सिचुएशंस में भी टिक सकते हैं। 2000s में कंपटीशन और इंटेंस हो गया। मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन जैसे एमिरेट्स और कतर एयरवेज ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट किया और प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। कैथे पैसिफिक को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूस इनोवेशन करनी पड़ी। ये एक कांस्टेंट बैटल था जहां सर्विस, क्वालिटी, प्राइसिंग और नेटवर्क सब इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए। फिर आया एक और चैलेंज, हांगकांग में पॉलिटिकल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ा। फ्लाइट्स कैंसिल हुई, पैसेंजर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ और एयरलाइन को ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस फेस करने पड़े। ये सिचुएशन ऑलरेडी डिफिकल्ट थी लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ हिला दिया। 2020 कोविड-19 पैंडेमिक एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस था। बॉर्डर्स बंद हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गई। हांगकांग जैसे इंटरनेशनल हब के लिए ये इम्पैक्ट और भी सीवियर था। कैथे पैसिफिक के लिए ये एक सर्वाइवल फेस बन गया। एयरलाइन को अपनी फ्लाइट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस करनी पड़ी, स्टाफ को ले ऑफ करना पड़ा और हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि हांगकांग गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ा। लेकिन यहीं से कमबैक स्टोरी स्टार्ट होती है। कैथे पैसिफिक ने अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर किया, कॉस्ट कंट्रोल किया और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर फोकस किया। धीरे धीरे जब ट्रैवल डिमांड वापस आई, एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट्स इंक्रीज करनी शुरू की। पैसेंजर कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना इजी नहीं था, लेकिन कैथे पैसिफिक ने अपनी सर्विस क्वालिटी और ब्रांड रेपुटेशन के थ्रू ये पॉसिबल बनाया। रिकवरी स्लो थी लेकिन स्टेडी थी। आज कैथे पैसिफिक फिर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है। एयरलाइन अपनी प्रीमियम आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए मॉडर्न चैलेंजेस के साथ अडेप्ट कर रही है। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ाया जा रहा है, फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम हो रहा है। कंपटीशन आज भी इंटेंस है लेकिन कैथे पैसिफिक का एक्सपीरियंस और लेगेसी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है। अगर इस कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो कैथे पैसिफिक की सक्सेस का सीक्रेट है विजन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। दो पायलट्स का एक छोटा सा आइडिया आज एक ग्लोबल एयरलाइन बन चुका है जो मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को हर साल कनेक्ट करता है। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस के लिए सिर्फ रिसोर्सेस नहीं बल्कि क्लैरिटी और परसिस्टेंस ज़रूरी होती है। चैलेंजेस हर जर्नी का पार्ट होते हैं लेकिन जो कंपनीज अडैप्ट करती हैं वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करती हैं। आज जब आप कैथे पैसिफिक के एयरक्राफ्ट को आसमान में देखते हो तो वो सिर्फ एक प्लेन नहीं होता बल्कि लेगेसी होती है जो 1946 से लेकर आज तक कंटिन्यू रही है। एक ऐसी लेगेसी जो दो लोगों का ड्रीम से स्टार्ट हुई थी और आज ग्लोबल एविएशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं बल्कि एक बिलीफ की कहानी है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से शुरू करके ग्लोबल लेवल तक पहुंच सकते हो। और शायद इसीलिए कैथे पैसिफिक सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक जर्नी है जो आज भी चल रही है। क्या आपने कभी कैथे पैसिफिक एयरलाइन में ट्रैवल किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के एयरलाइन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें फेयर हॉकर को।